हेलो स्टूडेंट। तो देखिएगा, एनटीए आईआईटी जेई मेंस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट पेपर नंबर 12 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, आपको वीडियो लास्ट तक देखना है क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करूँगा और आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट की पॉइंट हैं उन सब के बारे में भी बताऊँगा। इससे आप लोगों को रिविजन करने में दिक्कत भी नहीं होगी और आपको किसी क्वेश्चन को सोल्व करने का मेथड है वो भी पता चल जाएगा। तो देखिएगा, इस पेपर के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 है कि द मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेट इन द रिएक्शन इज, अर्थात आपको ये रिएक्शन गिवन है, एक बेंजीन रिंग है, एक बेंजीन रिंग है, इस पर मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है और इस पर इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करना है। तो सबसे पहले तो देखिएगा ये कौन सा रिएक्शन है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और आपको पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो रिंग पर अटैक करता है और रिंग पर अटैक करता है तो इसका मतलब यह है कि रिंग के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए, मोर होनी चाहिए। अगर रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होगी तो आपके इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक है वो क्या होगा, फास्ट अटैक होगा। और अगर उसका फास्ट अटैक होगा तो ऐसी कंडीशन पर रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो भी क्या होगा, फास्ट होगा। तो इसी कंडीशन पर रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपके पास जो रिंग है उस रिंग पर EDG ग्रुप अगर जुड़ा होता है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने से रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो भी इंक्रीज होता है। बट अगर EDG की जगह EWG ऐड हो जाए, मतलब रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप ऐड हो जाए तो ऐसी कंडीशन पर रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होने की बजाय क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब बात आती है कि EDG ग्रुप जो होते हैं वो एक्टिवेटर्स तो होते ही हैं और एक्टिवेटर्स होने के साथ साथ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर होते हैं जो आने वाले ग्रुप को या तो ऑर्थो पोजीशन पर या फिर पैरा पोजीशन पर ऐड करते हैं। जबकि आपके EWG ग्रुप होते हैं वो एक्टिवेटर्स नहीं होते, वो हमेशा डी एक्टिवेटर्स होते हैं और डी एक्टिवेटर्स होने के साथ साथ वो हमेशा मेटा डायरेक्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो देखिएगा, आपके पास यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है उसके अंदर ये रिंग है फर्स्ट और एक रिंग और अटैच है इसके साथ, ये रिंग है सेकेंड और सेकेंड रिंग के अंदर आपके पास यहाँ पर OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है। अब आपको पता है जो मिथॉक्सी ग्रुप है उसका कौन सा इफेक्ट होता है, +M इफेक्ट होता है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब बताओ, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इसकी वजह से रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग इंक्रीज हो रही है। अब बताओ, अगर रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होगा वो आपके फर्स्ट रिंग में मोर होगा बल्कि सेकंड रिंग में नहीं होगा। तो आपके यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होगा वो फर्स्ट रिंग में होगा। अब बताओ, फर्स्ट रिंग में भी कौन सी पोजीशन पर होगा। तो फर्स्ट रिंग में हम पोजीशन की अगर बात करें तो आपको पता है ये +M है, +M के साथ साथ में कौन सा डायरेक्टर है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो इसके ऑर्थो पैरा पोजीशन पर होगा। तो इस ग्रुप की पैरा पोजीशन तो ब्लॉक हो रही है तो इसकी ऑर्थो पोजीशन यहाँ पर है, तो यहाँ पर आकर इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा। तो इससे आपका ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा जहाँ पर इसकी ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल होगा, अर्थात इलेक्ट्रोफाइल का जो ऐड होगा वो मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा वो सेकेंड रिंग में होगा और वो भी उसकी कौन सी पोजीशन पर होगा, ऑर्थो पोजीशन पर होगा। तो देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन में आपके जो इलेक्ट्रोफाइल है वो सेकेंड रिंग पर है, फर्स्ट पर नहीं है, मतलब इस वाली रिंग पर नहीं, मतलब इसके अकॉर्डिंग सेकेंड रिंग पर नहीं है, फर्स्ट रिंग पर है इसलिए रॉन्ग। सेकेंड वाले में भी वो फर्स्ट रिंग पर है इसलिए रॉन्ग और थर्ड वाले में वो फर्स्ट रिंग पर तो है और फर्स्ट रिंग के साथ साथ कौन सी पोजीशन पर है, ऑर्थो पोजीशन पर भी है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, सी। डी आंसर रॉन्ग क्यों है, डी के अंदर भी तो सेकेंड रिंग पर ही है बट डी के अंदर ये सेकेंड रिंग के साथ साथ ये कौन सी पोजीशन पर है, मेटा पोजीशन पर है और मेटा पोजीशन पर होने की वजह से आपको पता ये मेटा डायरेक्टर हो नहीं सकता, इसलिए आपका आंसर नंबर डी भी रॉन्ग है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर क्या होगा बेटा, सी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे।
तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंड फैक्ट्स ऑफ डी ग्लूकोज कैन नॉट बी एक्सप्लेनेड बाय इट्स ओपन स्ट्रक्चर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो इसकी ओपन स्ट्रक्चर के द्वारा एक्सप्लेन नहीं होते। उसमें फर्स्ट है डिस्पैच हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट एंड 2,4-DNP टेस्ट। दूसरा ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट। और द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन शोइंग द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। तो देखिएगा बेटा, ग्लूकोज जो होता है वो ओपन चेन में इस फॉर्म में होता है। ये ग्लूकोज है, ये मैं ग्लूकोज की ओपन चेन 1 2 3 4 5 6 ये मैं इसका ओपन चेन बना रहा हूँ। तो ये डी ग्लूकोज का ओपन चेन है, ये इसका ओपन चेन है। अब आप देखो फर्स्ट नंबर पर एल्डिहाइड है, 5 नंबर पर OH है। फर्स्ट नंबर का एल्डिहाइड और 5 नंबर के OH में एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होता है और यहाँ से हेमी एसिटाइल फॉर्म में ये रिंग बन जाती है। तो ये तो इसकी कौन सी चेन है, ओपन चेन है। और ये इसकी कौन सी चेन है, क्लोज चेन है। और इसकी जो क्लोज चेन होती है उसके अंदर फ्री CHO ग्रुप नहीं होता। CHO ग्रुप जो होता है वो एब्सेंट होता है, अर्थात वो फ्री नहीं होता, नो फ्री CHO ग्रुप। अब बताओ, अगर यहाँ पर CHO ग्रुप फ्री नहीं होगा तो इसके अंदर वो प्रॉपर्टीज भी नहीं होगी जो होना चाहिए। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन भी आपका राइट है, सेकंड स्टेटमेंट भी राइट है और थर्ड स्टेटमेंट भी राइट है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दीज, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर डी है। फर्स्ट में क्या कह रहा है कि डिस्पैच हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट एंड 2,4-DNP टेस्ट। जब आपका एल्डिहाइड फ्री नहीं होगा तो वो शिफ्ट टेस्ट और 2,4-DNP टेस्ट दोनों ही नहीं देगा, क्योंकि आपको पता है एल्डिहाइड के डिफरेंस करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, शिफ्ट टेस्ट को यूज करते हैं, जिसके अंदर सब्स्टिट्यूटेड अमाइन को यूज करते हैं। और 2,4-DNP आपके कार्बोनिल का सबसे मेन रिएक्शन है, अर्थात ये कार्बोनिल कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट है। तो ये 2,4-DNP जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट है और बोथ R&AR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। बट आपको पता है कि रिंग के अंदर जब ये हेमी एसीटेल फॉर्म में बदल जाता है, कौन सी फॉर्म में, हेमी एसीटेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात रिंग में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहाँ पर CHO फ्री नहीं होता। और अगर CHO फ्री नहीं होगा तो वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी नहीं होगा। सेकेंड है ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद NHS और 2 फॉर्म एडिशन, ये भी आपके क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, वो भी नहीं होगी क्योंकि उसमें फ्री CHO नहीं है। और थर्ड है द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन शोइंग द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO, ये भी उसमें राइट है क्योंकि वहाँ पर फ्री CHO नहीं है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इथाइलिडीन ब्रोमाइड ऑन हीटिंग विद मेटालिक सोडियम इन ईथर इल्ड। अर्थात आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब हम सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर में करते हैं तो इस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा उर्ज। और यहाँ से आपके पास एल्केन का फॉर्मेशन होता है और जो एल्केन होगी उसमें अगर एल्किल हैलाइड में कार्बन N है तो बनने वाले एल्केन में कार्बन डबल होंगे, अर्थात ये असेंडिंग सीरीज के लिए इसको हम जनरली यूज करते हैं, डिसेंडिंग सीरीज में ये यूज नहीं होती। और इसका जो मैकेनिज्म है वो 2 टाइप से होगा, एक तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, अर्थात इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनता है, और एक इसका आयनिक मैकेनिज्म से करते हैं जिसके अंदर कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है। और जब फ्री रेडिकल होता है तो वहाँ पर कपलिंग होती है और कपलिंग होने की वजह से 3 डिग्री हैलाइड इस रिएक्शन को शो नहीं करता। और अगर आयनिक मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग देखें तो ये SN2 होती है और इसमें प्रोडक्ट आपका एल्केन है। बट ये सारा फंक्शन जो होता है वो तो होता है मोनो हैलाइड में। अब हम बात करेंगे किसके अंदर, डाई हैलाइड के अंदर। डाई हैलाइड के अंदर भी आपका उर्ज रिएक्शन होता है, बट डाई हैलाइड के अंदर आपका जो भी प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, डिपेंड अपॉन पोजीशन ऑफ हैलाइड, वो पोजीशन ऑफ हैलाइड पर डिपेंड करेगा
कि आपकी हैलाइड की पोजीशन क्या है। अर्थात यहाँ पर जो आपके प्रोडक्ट होते हैं वो 2 टाइप के प्रोडक्ट होंगे। एक प्रोडक्ट आपका एल्कीन होगा और एक प्रोडक्ट आपका साइक्लो एल्केन होगा। अब एल्कीन कब बनेगा और साइक्लो एल्केन कब बनेगा तो वो देखिएगा। तो एल्कीन कब बनेगा उसके लिए मैं बता दूं, नंबर ऑफ कार्बन बिटवीन बोथ हैलाइड। अगर दोनों हैलाइड के बीच में कार्बन 0, 1 और 2 है तो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। और अगर उनके बीच में नंबर ऑफ कार्बन 3 और मोर देन 3 है, 3 और मोर देन अगर 3 है तो इसी कंडीशन पर साइक्लो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। तो देखिएगा कैसे, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूं। और इसमें मैं एक कंडीशन और बता दूं कि आपके जो डाई हैलाइड्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक जेम डाई हैलाइड होता है, एक विस होता है। जेम का मतलब बोथ हैलाइड सेम कार्बन और विस का मतलब होता है बोथ हैलाइड एंड एडजेसेंट पोजीशन। अब हम यहाँ से डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमने जो लिया है वो डाई हैलाइड की बात कर रहा है, तो मैंने बोथ हैलाइड सेम कार्बन पे लिए हैं। तो ये दोनों हैलाइड सेम कार्बन पर, क्योंकि यहाँ पर इथाइलिडीन बोला है तो जेम के लिए तो हम क्या लगाते हैं, लिडीन सफिक्स यूज करते हैं और इसके लिए हम YLENE लीन यूज करते हैं। तो अब आप देखो ये इथाइलिडीन ब्रोमाइड बोल रहा है, तो मैंने ये इथाइलिन ब्रोमाइड लिया है। इसका रिएक्शन करेंगे सोडियम के। तो अब आपको पता है जब 1 हैलाइड होता है तो 2 सोडियम, अगर डाई हैलाइड है तो यहाँ पर 4 सोडियम मॉलिक्यूल्स यूज होंगे और अगेन यही हम यूज करेंगे। तो बताओ जब यहाँ से रिएक्शन होगा तो ये पार्ट रिमूव हो जाएगा और यहाँ से आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, CC। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल, और ये बन जाएगा। अर्थात किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा बेटा, 2 ब्यूटीन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ये कब था, जब आपके पास जेम था। अब अगर ये जेम नहीं और विस हो, अर्थात जेम में भी 0, 1, 2 तक ये होगा। विस में जैसे मैंने लिया है 1, 2, 3, एक हैलाइड जो मैंने लिया है इसमें यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl लिया है और आप देखो बोथ हैलाइड के बीच में 3 कार्बन है। अगर इसी कंडीशन पर हम सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर में करेंगे तो यहाँ से ये ग्रुप रिमूव हो जाएगा और ये तीनों ये एक साथ ऐड होकर इस तरह से साइक्लोप्रोपेन अर्थात साइक्लो एल्केन का फॉर्मेशन करता है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एथीन, इथाइन, 2 ब्यूटीन। तो इसका आंसर होगा बेटा 2 ब्यूटीन। तो ध्यान रखना डाई हैलाइड जो होते हैं उसके अंदर दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल है, एल्किन भी और साइक्लो एल्केन भी। एल्किन तभी होगी जब आपके बोथ हैलाइड सेम कार्बन को अर्थात जेम कंडीशन हो। अगर जेम नहीं है तो उनके बीच में गैप 1 और 2 कार्बन का है और अगर 3 और मोर देन 3 का हो तो साइक्लो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ये आपको स्ट्रक्चर गिवन है, इसका आपको IUPAC नेम लिखना है। अब आप देखिएगा जो स्ट्रक्चर आपको गिवन है इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो बेटा इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है एस्टर। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर। और एस्टर का नोमेनक्लेचर लिखा जाता है हमेशा एल्काइल एल्केनोएट, इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो एल्काइल कौन सा ग्रुप होता है कि ऑक्सीजन के साथ अटैच ग्रुप को हम एल्काइल बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ अटैच ग्रुप यह है जिसमें 2 कार्बन है और 2 कार्बन के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर, इथाइल। तो इसमें क्या आएगा, इथाइल वर्ड आपका हो जाएगा। उसके बाद में ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो ये वाला कार्बन नंबर 1, ये 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, ये नंबर 6, ये नंबर 7 और ये नंबर 8। इसमें टोटल 8 कार्बन का चेन है। उसमें नंबर 4 पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है और नंबर 7 पर मिथाइल ग्रुप है। तो अल्फाबेट में पहले हाइड्रोक्सी आएगा तो पहले हम प्रीफिक्स लिखेंगे। तो प्रीफिक्स में क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी। उसके बाद में 7 पर मिथाइल है तो 7 मिथाइल। अब आप देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन अब लिखेंगे। इसके बाद में रूट नेम। रूट नेम का मतलब है बेटा नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। तो नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन कितने, 8 कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा, ऑक्ट। उसके बाद में आता है बेटा सफिक्स प्राइमरी। सफिक्स प्राइमरी किसके अकॉर्डिंग, सफिक्स प्राइमरी में लिखे जाते हैं अकॉर्डिंग टू बॉन्ड। तो आप देखिएगा इसमें कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, और कितने पोजीशन पर है, 5 पर, तो 5 इन। उसके बाद में लिखा जाएगा सफिक्स सेकेंडरी। और सफिक्स सेकेंडरी किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप। बताइएगा यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एस्टर। एस्टर के लिए क्या आएगा, OH।
तो ये हो जाएगा 108। और अगर हम डबल बॉन्ड को और आपके OH को कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो ये कंबाइंड फॉर्म में हो जाएगा 5 इन ड्रॉप हो जाएगा इनो8, तो ये बन जाएगा इनो8। तो इसका करेक्ट IUPAC नेम क्या होगा? इथाइल 4 हाइड्रोक्सी 7 मिथाइल ऑक्ट 5 इन 1 ऑक्ट। तो बताओ इसमें कौन सा आंसर राइट है? तो फर्स्ट में इथाइल है 2 हाइड्रोक्सी, जबकि हाइड्रोक्सी 4 है, रॉन्ग। दूसरे में इथाइल 2 हाइड्रोक्सी, रॉन्ग। इथाइल 1 हाइड्रोक्सी, रॉन्ग। इसका डी आंसर राइट है। इथाइल 4 हाइड्रोक्सी 7 मिथाइल ऑक्ट 5 इन 108 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एक्सचेंज इन द गिवन टोटोमर्स व्हेन द कंपाउंड इज केप्ट इन NaOD D2O फॉर अ लॉन्ग टाइम इज। आपको ये बताना है कि आपके पास नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एक्सचेंज इन द गिवन टोटोमर, तो इसके अंदर आपको नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एक्सचेंज इन द गिवन टोटोमर, तो मैंने टोटोमर नहीं बनाया, मैं बना देता हूं। तो यहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर गिवन है वो स्ट्रक्चर ये है। इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको बताना है नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एक्सचेंज कितने होंगे। तो ये टोटोमेरिज्म है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरह से रिएक्शन होगा वो देखिएगा। CH2H C डबल बॉन्ड O और CH2H, बट आप देखिएगा यहाँ पर भी 2 मिथाइल है, यहाँ पर भी 2 मिथाइल है, तो मैं यहाँ पर मिथाइल लगा देता हूँ, तो एक मिथाइल ये हो जाएगा और एक मिथाइल ये हो जाएगा। इस कार्बन पर भी 2 मिथाइल है, तो इस पर भी एक मिथाइल ये लगा दिया मैंने और एक मिथाइल ये लगा दिया। अब आप देखिएगा ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, इसके रेस्पेक्ट में ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। तो बताओ यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 2। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 2 है तो जो ड्यूटेरियम एक्सचेंज होगा वो भी कितने टाइम होगा बेटा? 2 टाइम होगा। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? A 2। अब कैसे होगा वो एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। तो देखिएगा इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए CH3 CH3 CH C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3 इस फॉर्म में लिया है। सबसे पहले बेस, इसमें बेस क्या है? NaOD, OD बेस है, तो OD हम यूज करेंगे, ये बेस है। और आपको पता है ये हाइड्रोजन कौन सा होता है बेटा? एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो ये इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। बताओ जब ये इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा तो यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ से बनेगा CH3 CH3 C माइनस C डबल बॉन्ड O, और ये वाला ग्रुप जो है यहाँ पर आ जाएगा C, और इस पर मैं लिख देता हूँ, आप इसको राइट कर लेना। अब आप देखो यहाँ से रेजोनेंस हो जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, और जो आपका XY वो यहाँ पर आ जाएगा। तो बताओ क्या बन जाएगा? CH3 CH3 C डबल बॉन्ड C O, और यहाँ पर C CH3 CH3 और माइनस, और इस पर ये जो हाइड्रोजन चेंज हुआ था वो हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हाइड्रोजन हम यहाँ पर रखते हैं, तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CH3 C डबल बॉन्ड OH और C CH3 CH3। अब यहाँ से एक्सचेंज होगा, तो ये आपका जो H है ये H, और यहाँ पर जो है तो इसमें एक्सचेंज हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर हमारे पास D2O यूज किया, हमने क्या यूज किया है? D2O। अगर D2O यूज किया तो यहाँ पर क्या आएगा? D प्लस, तो यहाँ पर H नहीं आ जाएगा, D आ जाएगा, तो ये D बन गया। अब आप देखो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर H है, तो ये D यहाँ चेंज हो जाएगा और ये बॉन्ड वापस यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ CH3 होल ट्वाइज 2 CD C डबल बॉन्ड O CH और CH3 होल ट्वाइज 2। ये रिएक्शन फिर रिपीट होगा और इस हाइड्रोजन की जगह भी ड्यूटेरियम आ जाएगा। तो बताओ टोटल कितने ड्यूटेरियम की रिक्वायर्ड होगी? 2 की। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? 2। तो ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए डायरेक्ट हम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी चेक कर सकते हैं। जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही उसके अंदर ड्यूटेरियम एक्सचेंज भी होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स A इज मोर स्टेबल देन B। आपको ये फ्री रेडिकल्स के पेयर गिवन है, आपको बताना है कि A इज मोर स्टेबल देन, अर्थात A इज ग्रेटर देन B बताना है आपको। तो देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन है
यहाँ पर ये फ्री रेडिकल है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूं कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस आई माइनस एम, अर्थात प्लस एम प्लस आई माइनस आई और माइनस एम होता है। अर्थात फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के द्वारा होती है। अगर हम डिग्रीज में बात करें तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और सबसे लीस्ट होती है मिथाइल फ्री रेडिकल की। 3 डिग्री की क्यों होती है, उसका रीजन क्योंकि 3 डिग्री के अंदर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर होते हैं 333, जहाँ पर टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है और 9 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से मोर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और अगर मोर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, मोर होगी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मोर नंबर ऑफ आरएस मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, चाहे वो कैटाइन हो, चाहे वो एनाइन हो और चाहे वो फ्री रेडिकल हो। तो देखिएगा फर्स्ट के अंदर यहाँ पर आपका जो फ्री रेडिकल है वो 2 डिग्री है और बी के अंदर जो आपका फ्री रेडिकल है वो 3 डिग्री है। आप बताओ 2 डिग्री और 3 डिग्री में से किसकी स्टेबिलिटी मोर होती है, 3 डिग्री की। क्यों? क्योंकि इसके पास 322 अर्थात इसके पास टोटल 7 अल्फा हाइड्रोजन की एडवांटेज है, जबकि इसके पास टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन की एडवांटेज है। अर्थात यहाँ पर मोर हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ पर लेस हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसकी स्टेबिलिटी मोर है, इसकी स्टेबिलिटी लेस है। नंबर टू में ये भी आपका 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, बट यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है। और हमें पता है कि साइक्लोहेक्सेन में मोर नंबर ऑफ कार्बन रिंग मोर स्टेबल, तो यहाँ पर ये वाला मोर स्टेबल है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आप देखिएगा कि EN इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल होता है बेटा। अब आप जरा देखिएगा अंदर वाला बॉन्ड एंगल 120 का है, तो ये वाला कितने का हो जाएगा, 360 माइनस 120 042 240 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 240 डिग्री का है। जबकि ये वाला 60 का है अंदर वाला, तो बाहर वाला कितने का हो जाएगा, 360 माइनस 60 इक्वल टू 300 का। अब आप देखो इसका बॉन्ड एंगल मोर है तो इसका EN भी मोर है, और मोर EN पे आपका फ्री रेडिकल अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पर क्या रीजन है, फ्री रेडिकल ऑन लेस EN पर। अगर लेस EN पर फ्री रेडिकल है तो आपको पता है क्या होगा बेटा, मोर स्टेबल भी होगा। सी में आप देखिएगा यहाँ पर फ्री रेडिकल जो लग रहा है वो विनाइल पर है, और यहाँ पर जो फ्री रेडिकल लग रहा है वो एलाइलिक पोजीशन पर है। यहाँ पर देखो फ्री रेडिकल सिग्मा पाई, अर्थात यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, जबकि यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपेयर में मोर है। तो यहाँ पर भी मोर स्टेबल है, यहाँ पर भी मोर स्टेबल है, यहाँ पर भी मोर स्टेबल है। तो बताओ इसका आंसर कौन सा होगा, डी वाला। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखिएगा इसके अंदर 3 साइड आपकी रिंग है, और 3 साइड रिंग होने की वजह से यहाँ पर जो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो 10 होगी, जबकि ये 3 डिग्री है, अर्थात यहाँ पर रेजोनेंस तो नहीं हो रहा, बट यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। और रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में से हाइपर कॉन्जुगेशन की बजाय रेजोनेंस मोर डोमिनेंट होता है, इसलिए ट्राईफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ट्राई मिथाइल कार्बन फ्री रेडिकल के कंपेयर में मोर होती है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, डी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ये आपको एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप के साथ कंसर्टेड NaOH गिवन है, आपको बताना है प्रोडक्ट शुड बी। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कार्बोनिल जो कंपाउंड होते हैं वो कार्बोनिल कंपाउंड डाइल्यूट NaOH और कंसर्टेड NaOH, इनके साथ में 2 डिफरेंट रिएक्शन शो करते हैं। अगर डाइल्यूट NaOH हो तो वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और अगर हॉट NaOH हो तो वो आपके केनी-जारो रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। केनी-जारो में एक कंडीशन है कि वो कार्बोनिल कंपाउंड जिन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, अर्थात विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड केनी-जारो देते हैं, जबकि एल्डोल के अंदर विद अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप होते हैं।
केनिजारो के अंदर 50% NaOH भी हम यूज करते हैं, तो ये इसके रिएजेंट है। अब देखो यहाँ पर कंसर्टेड NaOH गिवन है, इसका मतलब यहाँ पर एल्डोल तो नहीं होगा, केनिजारो होगा। क्या होता है केनिजारो रिएक्शन, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो केनिजारो में भी दो होंगे, सिंपल और क्रॉस। तो मैं क्रॉस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, पहले सिंपल के बारे में, कि जैसे आपने ये एल्डिहाइड लिया है विदाउट एल्फा हाइड्रोजन और ये 2 मोल एल लिए हैं, इनका रिएक्शन आप करोगे जब कंसर्टेड, आपने यहाँ पर जो रिएक्शन किया है वो किया है कंसर्टेड NaOH के साथ, तो ध्यान दे बेटा ये एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है जिसमें 1 मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज एंड सेकेंड इज रिड्यूस। एक का ऑक्सीडेशन होगा और एक का रिडक्शन होगा। जिसका ऑक्सीडेशन होगा विल बी कन्वर्ट इनटू एसिड और जिसका रिडक्शन होगा विल बी कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। तो जिसका रिडक्शन होगा वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर क्रॉस लिए हैं, अर्थात ये तो सिंपल था, अगर हमने क्रॉस लिया है तो ध्यान रखना क्रॉस के अंदर जो मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव वाले का ध्यान रखना क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और ऐसी कंडीशन पर उससे एसिड का फॉर्मेशन होगा। और जो आपका लेस रिएक्टिव है उसका बेटा रिडक्शन होगा और रिडक्शन के वाया अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा क्रॉस के अंदर। तो ये क्रॉस के लिए है और ये सेल्फ के लिए है। बट आप देखिएगा यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल में दोनों है, तो इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है इंटरनल केनिजारो रिएक्शन। इंटरनल केनिजारो रिएक्शन है जिसके अंदर आपका एक एल्डिहाइड ग्रुप है और एक आपका कीटोन ग्रुप है। अब हमें पता है कि कीटोन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर कीटोन का तो क्या होगा बेटा, रिडक्शन होगा और आपका जो एल्डिहाइड है उस एल्डिहाइड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड से तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एसिड का। और अगर कीटोन का रिडक्शन होगा तो बताओ कीटोन से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अल्कोहल का। तो बताओ यहाँ पर किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ये आपके पास ग्रुप है, तो ये कीटोन ग्रुप है, तो बताओ कीटोन तो किस में कन्वर्ट, मतलब कीटोन का तो रिडक्शन किस में हो जाएगा, अल्कोहल में। और ये एल्डिहाइड है, तो बताओ एल्डिहाइड का किसके अंदर हो जाएगा, एसिड या एसिड के सॉल्ट में। तो यहाँ पर इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग है, सेकेंड ऑप्शन में CHOH COOH, तो बेटा आपका सेकेंड ऑप्शन राइट है। थर्ड ऑप्शन आपका रॉन्ग है, फोर्थ ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। तो आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, 24, 25 ये सभी आपके इंटीजर के क्वेश्चन है, इनमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपको खुद को इनके आंसर्स लिखने। फर्स्ट, अमंग द कंपाउंड बेंजीन, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, नेप्थलीन, बेंजोइक एसिड, आइसोऑक्टेन एंड एंथ्रेसीन, हाउ मेनी कैन बी प्यूरिफाई बाय सब्लिमेशन। आपको बताना है कि इनमें से किसका प्यूरिफिकेशन सब्लिमेशन से होगा। तो ये बेटा आपके प्यूरिफिकेशन एंड टेक्नोलॉजी टेक्निकल मेथड से है, अर्थात ये आपके 11th क्लास के पोर्शन से। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी सॉलिड को हीट करें तो वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट लिक्विड। अगर किसी सॉलिड को विदाउट लिक्विड अगर हम डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। तो जिनके अंदर सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी है वही ऐसा करेंगे। तो बताओ इसमें से कौन कौन से कंपाउंड है जिनका हम प्यूरिफिकेशन सब्लिमेशन से करते हैं। तो बेंजीन नहीं, कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं, नेप्थलीन बिल्कुल राइट, नेप्थलीन जो है वो सब्लिमेट होता है, बेंजोइक एसिड बिल्कुल ये भी सब्लिमेट होता है, आइसोऑक्टेन नहीं होगा और एंथ्रेसीन भी होगा। तो इसका मतलब इसमें से नेप्थलीन, बेंजोइक एसिड और एंथ्रेसीन तीनों का हम जो प्यूरिफिकेशन है वो सब्लिमेशन प्रोसेस से करते हैं। जैसे और भी अगर हम बात करें तो कैम्फर है, इसके अलावा अगर और भी हम बात करेंगे तो कैम्फर है, कैम्फर के अलावा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड भी है। कैसे करते हैं कि इसके हम मिक्सर को इस तरह से एक चाइना डिस्क में रखते हैं, इसके ऊपर एक थिसिल कीप, एक ये कीप है, इसको इसके ऊपर रख देते हैं। इसको यहाँ से हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, हीट करेंगे बर्नर से। तो जैसे इसको हीट करेंगे तो इसमें से जो भी आपका सब्लिमेट है उसकी वेपर बनेगी और वो वेपर आकर इस तरह से यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगी।
जिसको हम इजीली प्यूरीफाई कर लेते हैं। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3.00। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूएंट्स आर कंसिडर्ड एज नॉन विजिबल पार्टिकुलेट पोल्यूएंट्स, अर्थात ये आपके इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का है और उसमें से आपको बताना है पोल्यूएंट्स, और वो भी कौन से पोल्यूएंट्स बेटा, नॉन विजिबल, जो हमें दिखाई नहीं देते। ये सब आपके पोल्यूएंट्स है, इनमें से कौन से पोल्यूएंट्स हमें दिखाई नहीं देते वो आपको बताने हैं। तो देखो स्मोक, आपका स्मोक जो होता है वो नॉन विजिबल पोल्यूएंट्स है, हमें दिखाई नहीं देगा। डस्ट भी आपका नॉन विजिबल पोल्यूएंट्स में आता है। फंगई विजिबल है। माइट्स भी आपका नॉन विजिबल में होगा। मोल्ड्स भी आपका विजिबल है। एल्गी भी आपका विजिबल है। स्मोक आपका जो है नॉन विजिबल में होगा। बैक्टीरिया भी आपका विजिबल में होगा। और फ्यूम्स भी आपका जो है वो किसके अंदर होगा बेटा, नॉन विजिबल में होगा। तो बताइएगा कितने ऐसे कंपाउंड है, अर्थात कितने ऐसे पोल्यूएंट्स हैं जो आपके नॉन विजिबल हैं। 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, 5.00। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट इन द फॉलोइंग आर। इसके अंदर आपको बताना है टोटल कितने इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफाइल्स की, तो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, अर्थात इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली जो स्पीशीज होती है वो आपके क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल। ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफाइल एक कैटाइन वाले, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले, आपके जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। एक्सेप्ट ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड। ग्रुप फर्स्ट हेलिना की रखे फरियाद, और ग्रुप सेकंड बेटा मांगे कार स्कूटर। इस ग्रुप को छोड़कर रिमेनिंग जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं वो सब इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। इसके अलावा आपके जितने भी लुईस एसिड्स होते हैं वो लुईस एसिड भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। क्योंकि वो सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इसके अलावा न्यूट्रल एलिमेंट जो है, न्यूट्रल एलिमेंट कौन से, न्यूट्रल एलिमेंट, और न्यूट्रल एलिमेंट में भी क्या कंडीशन है वो कंडीशन में यहाँ लिख देता हूँ। न्यूट्रल आपके जिनके अंदर सेंट्रल एटम अटैच विद मोर एन एटम। अगर आपका सेंट्रल एटम जो है मोर एन एटम के साथ जुड़ा हो तो वो सभी भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। जैसे CO2 भी इलेक्ट्रोफाइल है, SO2 भी इलेक्ट्रोफाइल है और SO3 भी इलेक्ट्रोफाइल है, बट ये सब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जितने भी आपके फ्री रेडिकल्स हैं, आपके जो कार्बिन है और आपकी जो नाइट्रीन है, ये इंटरमीडिएट हैं। ये तीनों इंटरमीडिएट भी फ्री रेडिकल्स, ये तीनों इंटरमीडिएट जो होते हैं वो भी आपके इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो बताइएगा फर्स्ट में NO2 प्लस नाइट्रोनियम बिल्कुल इलेक्ट्रोफाइल है। ये आपके नाइट्रेशन रिएक्शन में यूज होता है। SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड बिल्कुल ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। तो बेटा ये आपका कैटाइन इलेक्ट्रोफाइल है। SO3H आपका न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है और ये आपके सल्फोनेशन रिएक्शन में यूज होता है। NO2 प्लस जो है वो नाइट्रेशन रिएक्शन में यूज होता है। Cn माइनस नहीं हो सकता, F माइनस नहीं हो सकता क्योंकि इन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफाइल है। CF4 नहीं हो सकता, NH3 अमोनिया नहीं हो सकता क्योंकि अमोनिया में भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। हाँ, CCl2 कार्बिन, बिल्कुल कार्बिन भी आपके इलेक्ट्रोफाइल की तरह यूज होती है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 1 2 3। तो बेटा इसका आंसर होगा 3.00। इसी के साथ में आपका NTA IIT JEE मेंस पेपर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बेटा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे।